हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली अगर आप रेलवे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे के द्वारा इन सवालों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे के। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा। और हाँ, एक नोट और है कि रेलवे के पर्पज से तो ये वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं कि रेलवे में ही सवाल आए हुए हैं। ये सवाल हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक में ये सवाल सब आए हुए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि रेलवे का है तो रेलवे में ही काम आएगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये काम आएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक था, जिसे जमीन कलाम यानी सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये एक सवाल यूपीएससी में भी आया हुआ है ये सवाल। ठीक है ना। तो सुनहरी कलम की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी किसको? मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर सी। अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? तो अकबर की नीति थी सुलह कुल की नीति। इसका जो मेन रीजन था, पर्पस था, वो था सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड, इससे पहले मैं रेलवे की बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, जीके की, मैथ की, साइंस की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो सब जानते हैं फतेहपुर सीकरी का जो बसाया था शहर, ये अकबर ने बसाया था। तो वहाँ पे एक मुस्लिम संत थे। कौन थे? वो थे आपके शेख सलीम चिश्ती, सॉरी, शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो सब जानते हैं मुगल के काल में ही एक आया था सर थॉमस रो। ये नाम भी याद रखना आपको, थॉमस रो। कब आया था? 1613 में, जहांगीर के शासनकाल में सूरत में आया था। तो जहांगीर ने इसको क्या की थी? अनुमति दी थी कि आप यहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है ना। शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद, जिसको दिल्ली की कई वास्तुशिल्प परियोजना भाग लिया। तो शाहजहां की बेटी थी जहां आरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो इस बादशाह ने जामा मस्जिद के अलावा भी रेड फोर्ट भी बनवाया था, और ताजमहल, वो जो ताजमहल आप देखते हैं आगरा में, वो भी बनाया था। मोती मस्जिद बनवाई थी इसने। तो इसका राइट आंसर समझिएगा होंगे कौन है? शाहजहां। ठीक है ना। अगला सवाल है, किस समुदाय के पास आदि ग्रंथ उनकी पवित्र पुस्तक है? तो फ्रेंड, जो आदि ग्रंथ पुस्तक है ये सिखों की है पवित्र बुक। ऑप्शन नंबर सी। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे? तो सब जानते हैं सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर बी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ये सवाल भी आया हुआ है, तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ठीक है ना। इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर को बसाया गया था। जो आज का वर्तमान अमृतसर है वो गुरु रामदास जी के द्वारा ही बसाया गया था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो वो था कौन? जयसिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस पर लड़ा गया था? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। हम आपको बता देता हूँ। जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। और तीसरा युद्ध तो पूछा ही गया है, तीसरा हुआ था आपका 1761 में। तो 1761 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय वंश के थे? तो जो कृष्णदेव राय थे इनका संबंध था सुल्व वंश से। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, तिरुमाला राय प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो तिरुमला राय द्वारा अराविडु। ठीक है ना। अगला सवाल है, बुक्का प्रथम। तो हरिहर बुक्का आपने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा। जो हरिहर बुक्का थे इन्होंने संगम वंश की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, उस इंजीनियर का क्या नाम है जिसने हम्पी के खंडरों को प्रकाश में लाया? तो हम्पी खंडर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ठीक है। और इसको जो ढूंढा था वो ढूंढा था कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, जो केंद्रीय बजट है हमारा, जो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जो बजट है ना, वो सबसे ज़्यादा अधिकार लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा में खाली 14 दिन के लिए भेजते हैं।
लेकिन उस पर वो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए बजट में जो सबसे ज़्यादा पावर है वो लोकसभा में ही होती है, इसलिए वो सब हम पास करा लेते हैं आराम से। तो ये कहाँ पे, लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी। और इसका आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल नंबर 112 आपको याद रखना है, और पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सब जानते हैं जब इलेक्शन होते हैं, जब नई लोकसभा गठन किया जाता है तो उसमें ना कोई प्रधानमंत्री होता है, ना राष्ट्रपति होता है, ना लोकसभा स्पीकर होता है। तो उन सबको शपथ दिलाता कौन है? तो उसमें एक उन्हीं में से एक बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। आप सुनते हो ना, प्रोटेम स्पीकर न्यूज़ बहुत सुनते होंगे, वही होता है, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? देखिए पहली सबको पता है जीबी मामला के लिए, दूसरी बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए रिसेंटली ये एनटीपीसी एग्जाम में ही पूछा हुआ सवाल है, और एसएससी में भी सवाल को पूछा हुआ सवाल है। तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे एम अनंत सेनम अयंगर, ऑप्शन नंबर डी। और पहले के सबको पता है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है? तो संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है वो होता है प्रश्नकाल के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो सब जानते हैं सुप्रीम कमांडर कौन है हमारे देश का, वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति ही होता है। नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है? तो ये सब मंत्रालय एक ही व्यक्ति के अंडर में आते हैं, नरेंद्र मोदी जी के अंडर में। अब नरेंद्र मोदी समझ गए कौन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो इनका भी हाल ही में नियुक्ति हुई है संजीव खन्ना जी की, तो किसके द्वारा नियुक्ति करी जाती है सुप्रीम कोर्ट? तो वो करी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? गणतंत्र दिवस नहीं 26 जनवरी को। तो देखिए एक 26 जनवरी 15 अगस्त दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप सब जानते हैं 15 अगस्त में लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, और वहाँ से कौन भाषण देते हैं? वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस पर क्या होता है? गणतंत्र दिवस पर जो झंडा फहराते हैं वो राष्ट्रपति फहराते हैं, और भाषण राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? तो ये सवाल एक बार क्या अभी रेलवे में पूछा गया था, घुमा के पूछा गया था कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका सिग्नेचर आप नोट पे पाएंगे? तो भाई वित्त मंत्री का ही साइन होता है नोट के ऊपर, तो मनमोहन सिंह जी थे इसका राइट आंसर। इसका आंसर मनमोहन सिंह है, आपको ऐसे याद रखना है, सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 123 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा अध्यादेश कौन लाता है? इसके द्वारा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, राज्यसभा में सदस्य होते हैं जिन राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनको उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। तो कितने किए जाते हैं राज्यसभा में? 12, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? वो करता है आपका प्रधानमंत्री सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में जब एक राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना है तो आरोप द्वारा लगाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति में जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है, ये भी सवाल पूछा था एग्जाम में। तो आर्टिकल 61 आपको याद रखना है, आर्टिकल 61 द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अब देखिए ये महाभियोग किसी के द्वारा भी लाया सकता है, चाहे ये लोकसभा के द्वारा कर दिया जाए, राज्यसभा के द्वारा कर दिया जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है, संसद कोई भी सदन, ये कोई भी सदन ला सकता है, ऐसे ही लोकसभा ला सकते हैं, राज्यसभा ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड के दोषी किसी व्यक्ति की सजा के निलंबन, छूट, राहत या सजा में छूट दे सकते हैं? तो आप सब जानते हैं अगर किसी को फांसी सजा हो गई है तो बहुत सारी अर्जी पहुंचती हैं, हर साल बहुत सारी अर्जी पहुंचती है प्रेसिडेंट के पास में। तो किसी की भी फांसी की सजा को उम्र कैद बदलना या उम्र कैद को कम कर देना, ये सब अधिकार होते हैं सिर्फ राष्ट्रपति के पास में ही। तो वो आर्टिकल कौन से यूज़ करते हैं? वो आर्टिकल नंबर 72 यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये भी याद रखना है आपको, एक 61 नंबर याद रखना है महाभियोग, और 72 नंबर राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, ठीक है ना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।